Assalamu alaikum students and welcome to another class of English for second year. Students, I hope आपने ईद अच्छे से इंजॉय की होगी और इस त्यौहार को इस्लामी जज्बे के साथ मनाया भी होगा। सिर्फ जानवर की कुर्बानी नहीं बल्कि ईगो और अपनी सारी जो बुराइयां हैं उनकी भी आपने सेक्रीफाइस की होगी। तो लेट्स स्टार्ट स्टडी नाउ यूनिट नंबर 3 ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम यूनिट 2 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आपका सारा यूनिट 2 हमने पिछली दफा इसको कंप्लीट कर दिया था। नाउ कम टूवर्ड्स यूनिट नंबर 3। इसका इंट्रोडक्शन आज हम करेंगे, जनरल इंट्रोडक्शन के इस चैप्टर में, इस यूनिट में 3 चैप्टर्स में क्या क्या इन्होंने दिया हुआ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों को हर यूनिट में 3 चैप्टर्स 3 लेसन्स मिलते हैं, जिसमें से 2 जो है स्टोरी होते हैं या स्पीचेस होती हैं और 1 जो है एक पोइम होती है जो कि पोइम की सूरत में आप पढ़ते हैं। सो इस यूनिट नंबर 3 में भी 3 लेसन्स हैं और उसमें भी हमने इसी तरह से चलना है कि 1 बाय 1 सबको डिस्कस करेंगे। नाउ इट्स नेम इज ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको पता होगा कि ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है। ड्यूटी फर्ज को कहते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी। ठीक है, तो ये आपने इसको रखना है कि कैसे ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि फर्ज और जिम्मेदारी कितनी इंपॉर्टेंट होती है आपकी लाइफ में। अगर आप इनको नहीं पूरा करते तो आपके साथ क्या गलत हो सकता है, किस तरह से आपकी लाइफ जो है वो पीछे जा सकती है आगे जाने की बजाय। और आपको एग्जाम्पल्स दे दे के समझाया जाएगा कि इन दो लफ्जों की वजह से आपकी लाइफ में कितना डिसिप्लिन आ जाता है। ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप पूरा करेंगे तो इंसानियत को भी फायदा होगा और आपकी जिंदगी में भी फायदा आएगा। किस तरह से फायदा आएगा वो हम इस चैप्टर में, इस यूनिट में एग्जाम्पल्स के थ्रू स्टडी करेंगे और देखेंगे कि किस तरह ये 2 लफ्ज आपको आगे की तरफ ले जाते हैं और इस पूरी दुनिया को एक अच्छा सा रहने का स्पॉट कैसे बनाती हैं ये 2 लफ्ज, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस चैप्टर में, इस यूनिट में 3 रीडिंग्स हैं। लेसन फ्रॉम द बैटल ऑफ ओहद यानी कि जंगे ओहद, जो कि हिस्ट्री में से उसमें एक एग्जाम्पल आपको स्टोरी दी जाएगी इसकी और आपको एग्जाम्पल दी जाएगी कि उसके अंदर किस तरह से ड्यूटी निभाएगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा किया गया। देन नंबर 2 विल बी द लिंकन गॉर्ज। ठीक है, ये एक राइटर का नाम है जो कि अपनी बायोग्राफी लिख रहा है। ठीक है, एक अपने हाथ से खुद अपनी एक जो है स्टोरी को लिख रहा है कि किस तरह से वो बाहर गया और उसको अपनी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास किसने दिलाया और कैसे हुआ। नंबर 3 इज इफ पोएम। ठीक है, इफ जो है इस पोएम का नाम है जो कि हम नंबर 3 पे इस यूनिट में पढ़ेंगे। तो आए हम इसको ओवरऑल थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं कि क्या हम पढ़ने वाले हैं इस यूनिट नंबर 3 में। प्री रीडिंग, लेसन फ्रॉम द बैटल ऑफ ओहद। एक लेसन आपको मिलेगा गज़वाए ओहद से। You must have read about the Battle of Uhud, the second battle between the followers of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam and अहले कुरैश। ये अहले कुरैश है यानी कि कुरैश के रहने वाले और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकारों के बीच ये दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी जिसको कहते हैं गज़वाए ओहद। What do you think is the lesson referred to in this essay? आप लोगों ने क्या करना है, थोड़ा सा स्टडी करना, रिसर्च करनी है। कैसे? इंटरनेट से। ठीक है, इंटरनेट खोलें, वहां पे गज़वाए ओहद के बारे में लिखें। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है आप उसको 10 पॉइंट्स की सूरत में अपने रजिस्टर्स पे उतार लें। गज़वाए ओहद इंग्लिश में उतारना है। ठीक है, रिसर्च करें कि ये गज़वाए ओहद कैसी थी, किन के बीच लड़ी गई और किस हिजरी में लड़ी गई। और आपने ये भी जो है रिसर्च करनी है कि इस गज़वा से क्या फायदा हुआ और क्या नुकसान हुआ। ठीक है, 10 पॉइंट्स आपने इसके बारे में इंटरनेट से सर्च करके लिखनी है कि गज़वा ओहद के बारे में। ठीक है, एक 10 पॉइंट्स आपने लिख लेने हैं। देन वी विल स्टडी। सेकेंड इज द लिंकन गॉर्ज। The narrator of the story is on his way to reach the site of his job, but cold and snow detain him and he meets a little kid looking after his little sister while his parents are working down below in the mountains.
जो नरेटर ऑफ द स्टोरी है, जो कहानी को बयान करने वाला है, वो अपने काम पर जा रहा होता है कहीं, ठीक है, उस काम की जगह पर जा रहा होता है। रास्ते में उसे एक बच्चा मिलता है जो कि अपनी छोटी बहन का ख्याल रख रहा है उसके वालिदैन की गैर मौजूदगी में। उसके वालिदैन शायद नीचे पहाड़ों में काम करने गए हुए हैं, तो उसके ऊपर जिम्मेदारी डाल के गए कि तुमने अपनी छोटी बहन का ख्याल रखना है। लड़का भी छोटा है पर जो है अपनी बहन से बड़ा है, तो इसलिए उस पर जिम्मेदारी देकर गए हुए हैं। दो वेरी स्लीपी द लिटिल किड रिफ्यूजेस टू गो टू स्लीप। बहुत ज्यादा नींद भी आ जाती है उस बच्चे को, लेकिन वो सोता नहीं है, इनकार कर देता है सोने से। हियरिंग व्हाट द किड सेड द नरेटर एट वंस jumps to his feet and gets ready to reach the place of his duty. Why? What do you think the little kid said to him? क्या हुआ कि जब वो सोने से इनकार करता है और वो एक बात कहता है उस बयान करने वाले को, जो कि अपनी काम छोड़ के तो उसके पास आया, थोड़ी देर रुक गया, तो वो एकदम से उसे कुछ कहता है और वो जो बयान करने वाला है वो उठ के खड़ा हो जाता है अपने पांव पर और अपनी ड्यूटी पर फौरन से चला जाता है। ऐसा क्या कहा होता है उस छोटे से बच्चे ने उसे कि वो एकदम से अपनी ड्यूटी पर चला जाता है। ठीक है, इस कहानी में बच्चों प्री रीडिंग में हमें जो पता चल रहा है वो ये है कि जो नरेटर है वो ठंड और बर्फ की वजह से रुक जाता है ना अपनी जिम्मेदारी और अपने फर्ज पर जाने से, लेकिन जो छोटा बच्चा है वो अपनी जिम्मेदारी कितनी अच्छी तरीके से निभा रहा है। तो इसीलिए जब उसने ये देखा कि छोटा बच्चा अगर निभा सकता है तो मैं क्यों नहीं अपनी ड्यूटी को निभा सकता। अगर मैं बर्फ और ठंड की वजह से रुक जाऊंगा तो मेरा काम रुक जाएगा। ठीक है, ये इस बच्चे को भी नींद रोक रही है, लेकिन ये सो नहीं रहा क्योंकि इस पे जिम्मेदारी है। तो मुझ पे भी जिम्मेदारी है, इसलिए मुझे जाना चाहिए। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। आप लोग जरा अपने माइंड में एक इसकी जो है पिक्चर बनाएं कि इसको क्या कहा होगा जिसकी वजह से नरेटर चला गया। ठीक है जी, लास्ट में हमारे पास पोएम है इफ, अगर। ठीक है, द पोएट इन दिस पोएम advises his son to be an enthusiastic young man. जो शायर है इस पोएम का वो अपने बेटे को ये तलकीन करता है कि हमेशा जोशो वल्वले से काम करो अपनी जिंदगी में। ठीक है, he tells his son that if he is trustful, truthful, dutiful, studious, steadfast and resourceful, then this earth and everything that is in it are for him and he will be a successful man. वो उसको तलकीन करता है उसका बाप कि बेटा अगर तुम ट्रूथफुल होगे, सच्चे होगे, ईमानदार होगे, मेहनती होगे और अपनी जिम्मेदारियों का ख्याल रखने वाले होगे तो ये ज़मीन और इसमें जो कुछ भी है ये तुम्हारे लिए होगा और तुम एक कामयाब इंसान बन जाओगे। अगर तुम ये सब हुए, अगर तुम सच्चे हुए, अगर तुम ईमानदार हुए और अगर तुम मेहनती हुए। तो वो उसको समझा रहा होता है अपने बेटे को, जैसे एक जनरली एक बाप जो है अपने बेटे को तलकीन कर रहा है, तो वो पोएम की सूरत में इन द फॉर्म ऑफ अ पोएम ही इज एडवाइजिंग हिज सन टू बी ट्रूथफुल, टू बी स्टडियस एंड टू बी रिसोर्सफुल। तो तभी ये ज़मीन और इसमें जो कुछ भी है ये उसका होगा। अगर वो ये सब नहीं करेगा तो तब उसको ये सब नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इफ इज अ पोएम ये आप लोगों ने करनी है। ठीक है, इसको आप जहन में खाका बनाएं और सोचें कि किस तरह की ये पोएम होगी, क्या एडवाइसेस होंगी एक बाप की अपने बेटे को। ठीक है, और इसमें देखें आप लिंकन गोड्स में ये भी हमने पढ़ा था, इस पे भी एक खाका बनाया अपने जहन में कि किस तरह से एक बयान करने वाला एक नरेटर जो है अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में सर्दी और ठंड की वजह से रुक जाता है। जबकि एक बच्चे को जब वो अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए देखता है तो वो भी जल्दी से भागकर अपने काम पर, अपने फ़र्ज की तरफ चला जाता है। ठीक है, एंड यू हैव टू डू एन असाइनमेंट ऑन द बैटल ऑफ ओहद। सिर्फ एक असाइनमेंट आपने बनानी है, सो कंप्लीट इट ऑन टाइम एंड लेट मी चेक। ठीक है, इसको आप स्टडी करें
और ये था हमारा इंट्रोडक्शन. वी विल स्टडी इन द कमिंग डेज, इन द कमिंग लेक्चर्स अबाउट ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये जो तीनों लेसन हम पढ़ेंगे इसके अंदर आपको फ़र्ज़ और ज़िम्मेदारी के बारे में सारी बातें नज़र आएंगी. जिस तरह से आपने होप एंड एस्पिरेशन पढ़ा था, जिस तरह से आपने पहला चैप्टर पढ़ा था, ठीक है, द लास्ट सरमन एंड जिनाज विजन ऑफ पाकिस्तान. सो आपने इसको इसी तरह से कर लेना है, ठीक है. टेक केयर टिल द नेक्स्ट टाइम. अल्लाह.